नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये 37वां वीडियो आप लोगों के लिए। इससे पहले हमने 36 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है एमटीएस प्रैक्टिस सेट के नाम से। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। जिनको एग्जाम देना है भैया, वीडियो तो देखें ही देखें, साथ में जो जहरीली एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये बिंदु होते हैं इंपॉर्टेंट वाला, इसे आप जरूर कवर करके जाएं और आपको एग्जाम में 100% फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र से आती है। कई दफ़ा आप ये क्वेश्चन अटेंड किए होंगे, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। आपको नीचे दे देगा कृषि से, मैनिंग से, है ना, संचार से, ऐसे तो आपको पहचानने आएगा तब तो ना आप छांटिएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट तो लेकर आता हूँ, है ना। तो तृतीयक क्षेत्र से सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय आय में योगदान आता है। तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्र हमारे यहाँ 3 है मुख्यतः, बेसिकली आगे भी है, लेकिन 3 हमें पढ़ना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो इसमें आपका कृषि का उत्पाद आता है, वन से जो आय प्राप्ति होती है या मत्स्य उत्पादन से जो आय प्राप्ति होती है, उसे हम प्राथमिक सेक्टर के अंदर रखते हैं और इससे लगभग 18% राष्ट्रीय आय में योगदान आता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा स्थान आता है द्वितीयक क्षेत्र का। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, विनिर्माण, जो उद्योग धंधे वगैरह हैं, जैसे बिजली, माइनिंग माफ कीजिएगा, जो खनन वगैरह होते हैं, ये सभी आपका जो है द्वितीय सेक्टर में आता है और द्वितीय सेक्टर से लगभग 28% का योगदान राष्ट्रीय आय में आता है। जो सर्वाधिक योगदान आता है ये आता है आपका तृतीयक सेक्टर, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस सेवा क्षेत्र में परिवहन, व्यापार या फिर व्यक्तिगत जो आपका सेवा कर रहा है कोई भी, यानी खुद की कोई नौकरी कर रहा है, जो इनकम उपार्जन करता है, ये भी इसी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत सेवा, ये सब जो भी है आपका आ जाता है तृतीयक सेक्टर में। और इस तृतीयक सेक्टर से लगभग कितनी की जो है योगदान पहुंचता है राष्ट्रीय आय में, तो 55% की, जो हाफ से भी ज्यादा है। ठीक है, हाफ मतलब कुल आय में आधा से भी ज्यादा सिर्फ तृतीयक सेक्टर से आता है। लेकिन आपको इस सेक्टर में क्या क्या चीज आता है ये पहचानना भी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला जो संस्था है, इसे क्या कहते हैं भाई, तो इसे कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपको याद होगा 3 संस्था जो है क्रम से जो है अगले अगले साल में स्थापित किए गए थे। सबसे पहले इस क्रम में आता है 1950 में योजना आयोग, फिर 1951 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन और 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें से अब योजना आयोग को टर्मिनेट कर दिया गया है। इसके जगह पे 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। उपाध्यक्ष अभी कौन है, सुमन बेरी है। और सीईओ अभी कौन है, बीवीआर, है ना, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है, ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। तो ये हो गए आपके तीनों संस्था कब जो है आया था प्रचलन में, और वर्तमान में कौन है कौन नहीं है, और जो नीति आयोग बदला उसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है। ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग की बात आ गई है तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम सीईओ जरूर याद रखना है आपको, कभी भी एग्जाम में मुंह उठा के आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका उपाध्यक्ष बने थे ये आपका अरविंद पनगड़िया जी बने थे, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और प्रथम सीईओ जो थे सिंधु श्री खुल्लर, है ना। तो इन दोनों का नाम भी याद रखें। और अध्यक्ष तो आपका कौन होता है, पीएम ही होता है। नीति आयोग असंवैधानिक निकाय है। मैं हमेशा जब भी नीति आयोग की चर्चा करता हूं ये जरूर बताता हूं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा, बता दिए भाई, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाने या उसका लेखा जोखा रखने वाली जो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसके अलावा जो एक प्रश्न एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में, टीसीएस के एग्जाम में खास करके देखा गया कि भाई जीएनपी का सूत्र क्या होता है। और ये ऐसा नहीं पूछा जाता है कि जीएनपी बराबर व्हाट, ये पूछा जाता है कि जीएनपी निकालने के लिए जो जीडीपी होता है उसमें से क्या जोड़ा जाना चाहिए और क्या घटाना जाना चाहिए। और हम तुक्का मार के आ जाते हैं और गलती हो जाती है। इसीलिए इसे समझ लें 2-4-10 सेकेंड देख के। ठीक है, सबसे पहले जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में, अंग्रेजी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी निकालने के लिए जो जीडीपी होते हैं, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, इसमें क्या करते हैं? एक्स को जोड़ते हैं, एम को घटाते हैं। अब एक्स और एम तो आप नहीं समझे होंगे, तो आइए मैं समझाता हूं एक सेकंड में देहाती भाषा में। देखिए एक्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई बंदा, जैसे राम जो है, राम अरब चला गया, वहां पे है काफी जो है नोट छाप रहा है, तो जो अरब से ये राम का जो आय, मान लीजिए कि एक वित्तीय वर्ष में इन्होंने 1 करोड़ रुपया कमा के लाया, तो ये 1 करोड़ रुपया भारत के जीडीपी में उस साल के वित्तीय वर्ष में जुड़ गया। ठीक है। और एक अली नाम का आदमी है, अली नहीं जेम्स रखना पड़ेगा इसका नाम, ठीक है। एक जेम्स नाम का आदमी है जो अमेरिका से इंडिया में आ गया है ना, लग रहा है पटासा, लेकिन आ गया मान लीजिए। जेम्स नाम का आदमी जो इंडिया में आके कमा रहा है और है अमेरिकन, तो ये वाली जो आय जितना ये कमाएगा ये आपको इसमें से घटाना है। ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो देसी नागरिक विदेश में जाके कमा रहे हैं ये जोड़ना है, और जो विदेशी नागरिक देश में आके कमा रहे हैं वो घटाना है। किस चीज में से? जीडीपी में से। ठीक है। तो ये आपका जो सूत्र तैयार होकर आता है ये जीएनपी का आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का आता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये दोनों स्टार लगा के मैं एक्स और एम को समझाने की कोशिश किया हूं, जो मैं अभी आपको मौखिक रूप से समझाया, यही चीज लिखा है। एक्स का मतलब है देश के नागरिक द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम का मतलब है विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। तो आज के बाद जीएनपी आपका जो है कभी नहीं गड़बड़ होगा। ठीक है। अब जीडीपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी छोटे छोटे एग्जाम में आ जाते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है कि किसी भी देश के, भारत ही नहीं किसी भी देश के जो उसके वित्तीय ईयर होते हैं, जैसे भारत में वित्तीय ईयर क्या होता है भाई? 1 मार्च से अगले साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक चलता है ना, भारत में जो आपका वित्तीय ईयर है भारत सरकार की। तो इस अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तु और जो सेवाएं हैं उसका जो मौद्रिक मूल्य लगाया जाएगा यही जीडीपी है। समझ गए? जीडीपी और जीएनपी। जीएनपी कैसे निकालना है? जीडीपी में से, है ना, देसी बंदा जो विदेश में कमा रहा है उसको जोड़ना है, और विदेशी बंदा जो देश से कमा के ले जा रहे हैं उसे घटाना है। ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए गोटीपुआ नृत्य जो है ये 3-4 नृत्य है जो हाल फिलहाल में काफी ट्रेंड में रहा। एक तो आपका गोटीपुआ रहता है, एक आपका जो है कलबेलिया रहता है। कलबेलिया नृत्य भी काफी दफा पूछा गया, और छऊ नृत्य तो झर्री ही लगा दिया था सीएचएसएल में। ठीक है। तो इन तीनों नृत्य का काफी बोलबाला रहा ऐसे लोक नृत्य में, और शास्त्रीय नृत्य तो 8 है, वो तो फिक्स है ना। तो जो गोटीपुआ नृत्य है ये आपका असम राज्य से माफ कीजिएगा, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है। गोटीपुआ उड़ीसा से संबंधित है। अभी एक आपका कलबेलिया आया था, कलबेलिया जो है ये आपका राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान से। इसे सपेरों का नृत्य भी कहा जाता है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो उड़ीसा का अन्य नृत्य है ये आपका नृत्य या त्योहार है, एक इसमें से नौखाई त्योहार है। नौखाई त्योहार जो है ये फसल से संबंधित त्योहार है जो उड़ीसा में मनाई जाती है। धनु जात्रा त्योहार है, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इसे विश्व की सबसे बड़ी ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है। इस क्रम में कि भाई इस त्योहार को, इसे त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, फूलों का त्योहार किसे कहते हैं, ओपन थिएटर किसे कहते हैं, तो इस क्रम में 2 क्वेश्चन आपको और आता है। ओपन थिएटर कहते हैं धनु जात्रा त्योहार का, और इसके अलावा जो आपका त्योहारों का त्योहार है ये आपका कहा जाता है भैया हॉर्नबिल को। ठीक है। हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड का राजकीय त्योहार है और नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है। इसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मैंने कहा 3 पूछता है तो 2 हो गया, एक धनु जात्रा को ओपन थिएटर, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार जो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर, और एक आपका बथुकम्मा त्योहार होता है जो आपका तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है ना, महिलाओं के द्वारा, है ना। तो इसे जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है, फूलों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बथुकम्मा त्योहार होता है इसमें किस देवी की पूजा होती है, तो बथुकम्मा त्योहार में माता गौरी या फिर पार्वती कहें तो इनकी पूजा होती है। फूलों से इनके प्रतिमा को बनाई जाती है तेलंगाना के लेडीजों के द्वारा। ठीक है। अब देखो फूलों का त्योहार तो बथुकम्मा को कहे, लेकिन फूल से संबंधित और भी त्योहार है, जैसे फूलदेई त्योहार है, ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गए हम दूसरे पॉइंट के, यहां तक पहुंचे। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के
सम्मान में जो है आपका कहाँ पे मनाया जाता है, उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा गोटी पुआ उड़ीसा के अंदर, ये तो मेन वाला प्रश्न था। घुमरा भी उड़ीसा के अंदर की जाने वाली एक प्रकार का लोक नृत्य है, लेकिन घूमर खाली रहेगा तो ये फिर राजस्थान के अंदर हो जाता है। तो घुमरा तो उड़ीसा और घूमर तो राजस्थान। ओडिसी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, तो नाम से स्पष्ट है उड़ीसा का है। छऊ जो है उड़ीसा के साथ साथ दोस्तों आप झारखंड में देख सकते हैं, इसके अलावा आप पश्चिम बंगाल में भी छऊ को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखें, कुछ मात्रा में आप छत्तीसगढ़ में भी छऊ को देख सकते हैं। इसीलिए जब भी छऊ रहेगा तो एक ही ऑप्शन रहता है इन सभी में से। ठीक है, एक आपका त्योहार है उड़ीसा के अंदर नवकलेश्वर त्योहार भी होता है, एक नवकलेश्वर त्योहार। ये काफी गैप अंतराल के बाद मनाया जाता है, लेकिन ये त्योहार कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, जो उड़ीसा में मनाया जाता है। चलते हैं आगे, अगला जो हमारा पॉइंट है, उड़ीसा में और क्या क्या चीज है देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर है जो भुवनेश्वर में स्थित है। इसके अलावा जो आपका कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना, ये भी स्थित है आपका कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। महेंद्रगिरी की चोटी भी आपका कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। राउरकेला लोहा का जो फैक्ट्री है, स्टील प्लांट है, जो फैक्ट्री है राउरकेला, ये आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, है ना, और ये आपका जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें एक राउरकेला, एक आपका दुर्गापुर फैक्ट्री जो आपका पश्चिम बंगाल में है, और एक आपका भिलाई फैक्ट्री जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो ये तीनों ही फैक्ट्रियां को लगाया गया था। ठीक है, तो राउरकेला कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे भाई, तो ये कटक के अंदर है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। एक आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है, इसका जो आपका हेडक्वार्टर कहिए या फिर स्थापित कहिए कहाँ पे है, तो ये आपका मनीला में है। मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है, एशियन कंट्री है, आसियान का सदस्य देश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चिल्का झील भी है आपका कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर। और भारत में जो रामसर साइट में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है आपका कौन सा, चिल्का झील। चिल्का झील खारे पानी का झील है, जो इंडिया में आम रूप में सबसे बड़ी झील है। अगर खाली झील पूछे, खारे पानी की झील पूछे तो भी सबसे लंबी झील है, लेकिन ताजे पानी की सबसे लंबी झील आपका बुलर झील है, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। साथ ही साथ उड़ीसा में हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। खारवेल एक शासक हुआ करता था, कलिंग मतलब पहले उड़ीसा को ही कहा जाता था, तो इसके शासक से जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये सब कुछ जानकारी थी उड़ीसा के बारे में। इसके अलावा अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है हेनरी विवियन डिराजुओ के द्वारा किया गया था। VVI करके रखेंगे इसे, ये घुमा फिरा के पूछा ही जाता है 4 5 6, जो इस सभी पॉइंट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 नंबर जो है फिक्स हो सकता है। एक इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है, अच्छा यंग बंगाल आंदोलन की तो हो गए हेनरी विवियन डिराजियो। एक आपसे पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो रामकृष्ण मिशन गुरु थे विवेकानंद साहब का, है ना। तो ये जो है विवेकानंद साहब किए थे 1897 में, कहां पे किए थे, कोलकाता के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इसके अलावा जो विवेकानंद साहब हैं, इसके शिकागो भाषण काफी प्रचलित हुए हैं, जो आज भी यूट्यूब पे है, ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं। तो ये 1893 में दिए थे, तो ये जरूर याद रखें, कई दफा क्वेश्चन देखे गए। 1893 से एक चीज आप और याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी जो है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका गए थे, आपको 1893 में ही गए थे, और 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में लौटे थे। आपसे क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उस समय इनका उम्र क्या था, तो लगभग 46 ईयर है ना, 46 ईयर के थे जब लौटे थे 1915 में। और 1915 में जो लौटे थे, ये 9 जनवरी को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार का जो प्रवासी दिवस मनाया गया है, प्रवासी दिवस सप्ताह कहिए, ये आपका इंदौर में मनाया गया है। इंदौर जो है भारत में स्वच्छता रैंकिंग में प्रथम स्थान लगातार 6ठी बार रखा है। इंदौर में ही, जो मध्य प्रदेश है इंदौर, यहीं पर ही एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस टर्मिनल है, इसका जो है स्थापना किया गया है।
तो ये सभी बात को जो है एक चेन के तरह आप समझ सकते हैं, काफी फायदा करेगा। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक हैं ये सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ में एक मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है, यूनिवर्सिटी भी है, तो इसके जो फाउंडर हैं ये भी आपका किसे माना जाता है, सर सैयद अहमद खान को। ये बड़े उच्च हस्ती थे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो आपसे इस क्रम में पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संचालक कौन है। देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है दो तरीके से है, एक तो ये देश के बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में जो है सबसे पहले प्रचलन में आया, ठीक है, अमेरिका में है न्यूयॉर्क, है ना, हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। ये भी आपसे कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, जो याद आता जाएगा बताते जाऊंगा, है ना। थियोसोफिकल सोसाइटी के संचालक कौन है, तो मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट, ये 1875 में, लेकिन देश के बाहर यानी विदेश में, खास करके न्यूयॉर्क वगैरह में, ठीक है। इसके अलावा जो देश में यानी इंडिया में जो आपका ये कौन सी सोसाइटी है भाई, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसे लाने का श्रेय जो है ये आपका एनी बेसेंट को दिया जाता है। एनी बेसेंट को थियोसोफिकल सोसाइटी की जननी कहा जाता है इंडिया के अंदर, और ये कब आया था, 1888 में आया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में कौन लाया, तो एनी बेसेंट। वैसे ओवरऑल इस सोसाइटी के जनक पूछा जाए तो मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका एनी बेसेंट है ये आपका पूर्णतः भारतीय लेडी नहीं थी, ये आयरिश लेडी थी। कहां की थी, आयरिश यानी आयरलैंड की। एनी बेसेंट ही कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी थी। 1917 ईस्वी के अंदर इन्होंने कांग्रेस की प्रथम जो है आपका अध्यक्षता संभाली थी, एक महिला के रूप में, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन पूर्णतः भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किए तो ये आपका 1925 में सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू, जो आगे चलकर इंडिया की यानी स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर बनी उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहां से भी काफी क्वेश्चन देखा गया भाई कि प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन बनी महिला, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बनी महिला प्रथम, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गवर्नर बने थे पहला महिला सरोजनी नायडू, कहां की, उत्तर प्रदेश की। मजे की बात यह है कि सुचेता कृपालिनी जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, बताइए, है ना। तो ये भी उत्तर प्रदेश की बनी थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जो जस्टिस बनी थी, या हालांकि चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, ये एक आम जस्टिस ही बनी थी, लेकिन इनका नाम है फातिमा बीबी, लेकिन बनी तो थी ना प्रथम बार, तो ये फातिमा बीबी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस यानी सीजेआई नहीं बना है, ठीक है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो वर्तमान में सीजेआई है ये आपका 50वां सीजेआई है चंद्रचूड़ साहब। 49वां पूछा गया था सीएचएसएल में, जो यूयू ललित हो जाएंगे, ठीक है ना। यूयू ललित जो है 49वें सीजीआई के रूप में कार्यभार संभाले थे। उनके समाप्त मतलब इनके कार्य खत्म होने के बाद जो है 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ साहब है, और ये देश का इकलौता सीजीआई है जिनके पिताजी भी जज रहे थे, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, इनके पिताजी भी जज रहे थे और ये भी जज हैं। वैसे ही आईपीएल में एक और रिकॉर्ड बना है नया वाला कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिनके पिताजी भी आईपीएल खेले और पुत्र भी आईपीएल खेल रहे हैं, तो अर्जुन तेंदुलकर, आप समझ ही गए होंगे, है ना। इसके अलावा जो अगला है हमारा, इस पॉइंट में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, 1828 में। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहां किया था, तो याद रखें कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था, और उस समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये अच्छा गवर्नर थे, इसीलिए इसका नाम लॉर्ड से लेना लाजमी बनता है। 1829 में इन्होंने सती प्रथा, जो एक प्रकार का बहुत ही क्या कह सकते हैं उन्हें, तो इस प्रकार की प्रथा को उन्होंने जो है समाप्त किया था, ठीक है। इसके अलावा जो अगला है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो ये है आपका दयानंद सरस्वती। ये कब करते हैं, 1875 में करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है, मुंबई में होती है। इसके अलावा इन्होंने जो पुस्तक लिखा था, इनका नाम है भैया आपका सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। आर्य समाज जो है गो बैक टू वेदास का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग सम्मिलित रूप से, ठीक है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कौन किए थे, 1867 में। कहां पे हुआ था, ये भी महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। तो ये सभी बातों को ध्यान आपको रखना है, ठीक है। एक क्रम में और आ जाता है आपका, इनका तो भूलना ही नहीं चाहिए भाई, सत्यशोधक समाज के संस्थापक। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है फूले, ज्योतिबा फूले हैं। कौन है, ज्योतिबा
ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले के प्रयास से ही भारत के पुणे में यानी महाराष्ट्र में भारत के बालिकाओं के लिए प्रथम विद्यालय खोला गया था, है ना। यानी बालिकाओं के प्रथम विद्यालय खोलने का श्रेय किसे जाता है? ज्योतिबा फुले और उनके पत्नी जो है ना, रमाबाई फुले, उनको दिया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सावित्रीबाई फुले, माफ कीजिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं जो आपके भाग 4 में रखे गए हैं, नीति सिद्धांत किस भाग में रखे गए हैं? भाग 4 में। कहां से कहां तक आर्टिकल कवर करते हैं? 36 से 51। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इतनी बात तो इस नीति निदेशक सिद्धांत तक में ही आपको सीखना है। इसके बाद इस जो 36 से बीच के एक आर्टिकल है, 36 से 51 के बीच के नीति निदेशक सिद्धांत का, इसमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के समान साधन की जो है उपलब्धता का अधिकार है या रहेगी, या अधिकार है उनको कि आजीविका पे भाई दोनों का हक है, पुरुष और महिलाओं का समान रूप से। तो ये हमारा आर्टिकल 39 कहता है। देखिए भारतीय संविधान में जो आर्टिकल है सीधे सीधे याद करना काफी जो है इजी है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें जैसे 39 का ए हो गया, 51 का ए हो गया, 243 का ए हो गया, ये सब जो बढ़ जाता है ना, जिसके ब्रांचेस बढ़ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ना, कि सीधे सीधे 39 याद कर लिए कि फला चीज है और इसके ए में चिला चीज है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। जो 39 वाला आर्टिकल है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इसमें जो कहा गया है कि भाई पुरुष और महिलाओं की जो आजीविका का स्रोत है उस पर जो है समान अधिकार है दोनों का। और ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आ जाएंगे? नीति निदेशक के अंतर्गत। कैसे आ जाएंगे? क्योंकि नीति निदेशक जो है 36 से 51 के बीच में वर्णित है, भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बीच में वर्णित कुछ अन्य आर्टिकल जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आपको देख लेना है। अगर आपने आर्टिकल पे जो है विस्तृत वीडियो देखना है तो आपको चैनल पेज पे मिल जाएगा, करीब 2-3 महीने पुराने, आप जान के देख लीजिएगा, है ना। अच्छा खासा जो है उसमें लोग देखे हैं, आप भी देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आर्टिकल की कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अब देखिए 39 में तो ये बात था। अब 39 के ए में क्या है कि समान विधिक एवं निःशुल्क सहायता, ठीक है। इसके अलावा 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन, इसे VVI करके रखेंगे ऊपर के दोनों को, ठीक है, दोनों को VVI करके रखेंगे। इसके अलावा 44 में समान सिविल संहिता है ना, भारतीय राज्य गोवा जो है इनसे प्रेरित रहता है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 में जो है गौ या दुधारू मवेशियों की हत्या पे निषेध है। इसके अलावा कुछ मामलों में पर्यावरण की संरक्षण भी आपका जो है 48 में है, तो ये बात भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका की जो शक्ति है उसको बंटवारा किया गया है, पृथक्करण किया गया है, अलग किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अनुच्छेद 51 के ए जो है ये है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। तो ये सभी इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको जरूर याद रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में जोड़ा गया था और वो संविधान संशोधन का नाम था 42वां संविधान संशोधन। जब जोड़ा गया था तब 10 प्रकार के जोड़े गए थे और उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। इसके अलावा जो अभी मौलिक कर्तव्य है ये कहां पे रखा गया? आर्टिकल 51 के ए और भाग 4 के ए में रखा गया है। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है ये 11 है, लेकिन जब जोड़ा गया था 1976 में तब 10 थे, ठीक है। और ये रसिया के संविधान से लिया गया, ये तो मैं भूल ही गया था, बताइए, है ना। मौलिक कर्तव्य अमेरिका से और आपका जो है मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य जो है ये रसिया से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार 6 है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि फ्लेयर गन आपने पिक्चर वगैरह में जरूर देखे होंगे। फ्लेयर गन जैसे आपने उसको जानते हैं बेयर ग्रिल को जो सरवाइव करने जाता है तो उसके पास भी फ्लेयर गन कभी कभी होता है जो आपका दिशा दिखाने का काम करते। जब आदमी वगैरह भटक जाता है तो दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए चलाया जाता है फ्लेयर गन, है ना। तो फ्लेयर गन या आतिशबाजी के दौरान निकलने वाली हरा रंग किस तत्व के कारण निकलती है? देखिए हरा रंग और लाल रंग ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्यों निकलती है। यहाँ पे मैं कुछ और रंग बता दूंगा ताकि अगर हरा और लाल से जो है ना पीला भी हो ना तो कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए फ्लेयर गन से जो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग निकलती है ये आपका बेरियम नाइट्रेट के कारण निकलती है। कभी
कभी कभी सीधे आपका बेरियम लिखा रहेगा, तो ऐसा नहीं कि नाइट्रेट नहीं है तो ये आंसर नहीं है, तो बेरियम मार के आना। ठीक है, नारंगी या लाल रंग क्यों निकलता है? तो स्ट्रेंसियम के कारण निकलता है, इस प्रकार की आतिशबाजी या फिर फ्लेयर गन से। कॉपर के कारण जो है नीला रंग निकलती है, और सोडियम के कारण पीला रंग निकलती है। ठीक है, ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट होता है, देखने में छोटा लगता है, घाव करता है गंभीर, है ना, कि हरा रंग बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, नीला रंग जो है कॉपर के कारण, और पीला रंग जो है सोडियम के कारण। ठीक है, इसके अलावा सोडियम को किस तत्व में जो है या फिर किस चीज में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को हमेशा किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि यह हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है। इसके अलावा फास्फोरस को किस में डुबा के रखा जाता है? तो फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस के भी कई प्रकार होते हैं, लाल फास्फोरस, है ना, पीला फास्फोरस। इसके अलावा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण जो है किस प्रकार से निर्माण किए जाते हैं, या फिर ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुधा एग्जाम में देखा गया है। मैं दोस्तों आपको कहीं से कहीं तक पढ़ाऊंगा, ये तो आप भी जानते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में जो जो चीज याद आता जाएगा मैं बताते जाऊंगा, तो आप अच्छे से सुनिए। विरंजक चूर्ण जो है ये शुष्क बुझा हुआ चूना, जो आपका बुझा हुआ चूना है, जो आपका डेड चूना है, यहाँ पे शुष्क लिखना पड़ेगा। शुष्क बुझा हुआ चूना जो है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करके जो है आपका बनाया जाता है क्या? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट ये कहा जाता है आपका विरंजक चूर्ण को रसायन के भाषा में। इसका सूत्र की बात करेंगे तो CaO यहाँ पे रहता है, और Cl का हॉल ट्वाइस होता है। ये है आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र, यानी शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पे विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका सूत्र CaOCl का हॉल ट्वाइस होता है, जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है, जो आपका जीवाणुरोधी वगैरह में काम आता है। जैसे आपने टॉयलेट वगैरह के बाहर ब्लीचिंग पाउडर जो है छिड़का हुआ देखे होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक आपका आता है कि भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है? यही दोनों को ज्यादा पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है, जो जिप्सम होता है उसको निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन होता है ना, उस प्रकार से निर्जलीकरण करना, है ना, जल को थोड़ा सुखाने, कम करने की मात्रा को निर्जलीकरण, निर माने नहीं और जलीकरण माने जल, तो जल को हटाने की प्रक्रिया। तो जिप्सम से जो निर्जलीकरण होता है ना, इसके द्वारा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है उपयोग कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मूर्ति की सांचा, डॉक्टरों इत्यादि या बिल्डिंग मटेरियल वगैरह में काम आता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का आपका जो है सूत्र और रासायनिक नाम जानना है। इसके अलावा जो आपका कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा, इसको आपको जानना है। एसिटिक एसिड का जो है आपको जानना है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा को दोस्तों सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम बाई, बाई मतलब काम वाला बाई नहीं, है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट कहा जाता है आपको। किसका? खाने वाला सोडा को। और धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं? धोने वाले सोडा को कहते हैं खाली सोडियम कार्बोनेट, इसमें बाई हट जाता है। ठीक है, बाई छुट्टी पे चली जाती है। इसके अलावा एक कास्टिक सोडा होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, इसके अलावा एसिटिक एसिड का सूत्र याद रखने के लिए बताया, तो CH3COOH होता है। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई बैटरियों में अम्ल वगैरह, तो आप बता देना सिर्फ H2SO4 भरा जाता है। ठीक है, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे रसायन का राजा भी कहा जाता है आपको, सल्फ्यूरिक अम्ल को। साथ ही साथ इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं H2SO4 को। तो ये सभी बातों को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है केमिस्ट्री के सेक्शन से। साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल है उसके 1 से लेकर 20 तक का जो है परमाणु द्रव्यमान कुछ चुनिंदा तत्व का जो है आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हाल फिलहाल देखा गया है। अगले वीडियो से उसको भी सम्मिलित करना स्टार्ट करूंगा। जब किसी सरकार के लिए कुल टैक्स की प्राप्ति उनके पैसे व्यय से अधिक हो, है ना, जब किसी सरकार के लिए कुल टैक्स की प्राप्ति यानी राजस्व की प्राप्ति उनके व्यय से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? भाई अब देखिए, मेरा जो है खर्चा 5 रुपया है, इनकम आ गया 6 रुपया, तो इसमें क्या हुआ? शेष 1 रुपया बचा। तो ऐसी स्थिति को अधिशेष की स्थिति कहा जाता है। इकोनॉमिक्स का टर्म है, ध्यान रखेंगे, है ना। आप भी जानते हैं कि लाभ हुआ तो बचत हो गया, लेकिन आप बचत नहीं लिख सकते हो, वहां पे अधिशेष ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति को अधिशेष कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा जब हो जाता है, जब राजस्व की प्राप्ति से अधिक व्यय हो, यानी खर्चा ज्यादा है और जो
राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ, जो राजस्व प्राप्त हुआ टैक्स वगैरह से, तो ये जो है कम है, तो ऐसे स्थिति को फिजिकल डिफिसिट या राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, कई दफा एग्जाम में राजकोषीय घाटा का सूत्र पूछा गया है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि राजकोषीय घाटा में क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर से। इसके अलावा राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करता है, तो राजस्व के प्रवाह को नियंत्रित करता है, कहां खर्च करना है और कहां से लेना है, यह आपका राजकोषीय नीति जो बनाया जाता है इसमें जो है मेंशन होता है। अब राजकोषीय नीति कौन बनाता है, तो भारत के जो वित्त मंत्रालय होता है यह आपका राजकोषीय नीति बनाने का काम करता है। इसके अलावा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, वित्त मंत्री अभी कौन है, निर्मला सीतारमन है। जो जीएसटी से संबंधित आपका आर्टिकल है भारत के संविधान में 279 है ना, तो इसे माफ कीजिएगा 279A है, ये जीएसटी से संबंधित है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के वित्त मंत्री होते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 280 के थ्रू। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां, और ये कब तक चलेगा, तो 2025 है ना, 2025-26 वित्तीय वर्ष तक, यानी ये चलेगा आपका 31 मार्च 2025 तक। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एनके सिंह जो है आपका 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। वित्त आयोग में जो है 5 सदस्य होते हैं 1+4 के रेशियो में, और वित्त आयोग जो है पंचवर्षीय निकाय भी है, ये 5 वर्षों के लिए गठित होते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा। देखिए ये बाइनियल गेम है, 2 साल में एक बार होता है, तो ये 2022 में स्थापित हो चुके। कहाँ पे हुआ था, तो ये वेस्ट इंडीज के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा था, इंडिया विजेता रहा था। कौन रहा था, इंडिया। ठीक है, तो अब जो है 2024 में होगी, तो 2024 में ये श्रीलंका के अंदर प्रस्तावित है। कहां पे प्रस्तावित है, श्रीलंका के अंदर। और 2024 में जो महिला वर्ल्ड कप होगा आईसीसी वाला, ये आपका बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट रहेगा बांग्लादेश वाला। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारा रिलेशन काफी अच्छा है ना। और श्रीलंका के अंदर आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप है ना 2024 होगा, है ना। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट टॉप 2022 के आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था, बता ही दिए। इसके अलावा जो अगला है कि यहाँ पे क्या है, हाँ यही चीज है कि पिछला वाला जो मैं बताया कहाँ पे हुआ था, यही चीज आपको जो है एक सीट लेके दिखा रहा हूँ कि जो 2022 में हुआ था ये आईसीसी अंडर 90 वर्ल्ड कप 2022, ये 50 ओवर वाला गेम है, वेस्ट इंडीज में हुआ था, भारत विजेता रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए पिन वैली कई बार पूछा गया है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी स्थित है, लेकिन ये नाम से स्पष्ट है इसलिए इसे कम पूछता है। आपको पिन वैली ज्यादा पूछता है। पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग अब नाम बदल गया है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नाटी नृत्य ये हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है, तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है जो आपका शिमला में है, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हाल में ही जो एम्स का उद्घाटन किए हैं पीएम मोदी ने, इसी साल किए हैं, है ना। तो पीएम मोदी ने ये आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, देखिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में भी है, तो बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल साइंस वाला जो एम्स होता है इसका आपका जो है उद्घाटन किए हैं पीएम मोदी, तो इसे भी करंट अफेयर में टॉप पे रखें। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मुलिंगला राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी आपका कहां पे है, तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा कैबुल लामजाओ जो ये दुनिया का एकमात्र पल्लवित या तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कहां पे है, मणिपुर में है। और इसी नेशनल पार्क में कौन सा झील स्थित है, तो लोकटक झील स्थित है। कहां पे है, ये भी मणिपुर में। भाई स्वाभाविक सी बात है, मणिपुर में ये पार्क है और पार्क में झील है, तो पार्क कहां, कनाडा में होगा। लोकटक झील मणिपुर में है, यहीं पर कैबुल लामजाओ है जो दुनिया का एकमात्र पल्लवित होती हुई पार्क है, तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है। इसके अलावा गुगा मल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच देखिए हालांकि महाराष्ट्र और एमपी दोनों में आ जाता है, लेकिन फिर भी, तो ये सभी जो है आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा हेमिस
राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका लद्दाख में स्थित है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है एरिया के हिसाब से, तो इसे भी ध्यान रखें। इसके अलावा साउथ बंटन राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका अंडमान निकोबार में है, ये इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये है आपका नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपका श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। तो तीनों को अच्छे से याद रखें, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहेगा तो हेमिस, सबसे छोटा नेशनल पार्क कहेगा तो साउथ बटन, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहेगा तो नागार्जुन। ठीक है, तीनों बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में चंद्रशेखर आजाद शामिल नहीं रहे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद साहब का नाम जो है बड़े इज्जत के साथ, अदब के साथ लिया जाता है, क्योंकि जितने दिन भी जो भी कार्य किए इन्होंने सराहनीय है। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद साहब किस में इंक्लूड नहीं रहे आपको बताना है। देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती, ये अब इसका नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, ये 1925 में हुआ था, तो इसमें तो शामिल थे चंद्रशेखर आजाद साहब। और सहयोग आंदोलन में भी 1921 में भाग ले लिए थे चंद्रशेखर आजाद। हालांकि इस आंदोलन को चलाने वाले जो नेता थे ये महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। लेकिन इसमें शामिल हुए थे असहयोग आंदोलन में, और जब 1922 में आपका असहयोग आंदोलन चौरा चौरी हत्याकांड के बाद बंद हो गया था, तब अलग होके जो है इन्होंने आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन में भी किसी न किसी रूप में शामिल हुए। इसके अलावा एक है आपका स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे, इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन में, असहयोग आंदोलन में और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में, तो किसी न किसी रूप में इन तीनों क्रियाकलाप में शामिल थे। लेकिन जो स्वदेशी आंदोलन है ये आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन हुआ था। तो चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद साहब का जन्म ही होता है आपका 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में जो है चंद्रशेखर आजाद साहब शामिल नहीं थे। बाद बाकी अन्य आंदोलन के बारे में मैंने आपको डिटेल बता ही दिया है। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहां हुई थी ये भी पूछा जाता है, तो अल्फ्रेड पार्क में खुद की गोली मारने से हुआ था, और अंग्रेज के हाथ नहीं आए थे। सैल्यूट है ऐसे जो है शहीद को, है ना। तो ये आपका अल्फ्रेड पार्क कहां पे है? इलाहाबाद, अब इनका नाम प्रयागराज हो गया है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। जो भी क्वेश्चन बताऊंगा सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, आप किसी को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कब स्थापना हुए थे? 1936 के अंदर यूपी में। इसके अलावा आजाद हिंद फौज का गठन कौन किए थे भाई? रास बिहारी बोस। बाद में जाके इसके कमान कौन संभाले? सुभाष चंद्र बोस। और भी लोग हैं जो आपके आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न में, खास करके आजाद हिंद फौज वाले प्रश्न में, आप किसी एक आदमी को लेके न चलें। इनमें से कोई एक दिख सकता है, या फिर एक से अधिक देखने के मामलों में इनमें से सभी का भी ऑप्शन हो सकता है ना। इसके अलावा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस साहब जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे, है ना। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे थे, ये आप भी जानते हैं। तो 1944 में कहे थे, ये तो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन पिछली साल कि सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कब कहे महात्मा गांधी को? तो 1944 में कहे थे। लेकिन किस रेडियो से कहे थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में। तो सिंगापुर रेडियो से। ठीक है, सिंगापुर रेडियो। अब मुझे रेडियो से ऐसा लग रहा है, रेडियो तो बजाया जाता है भाई, इससे कैसे कहेगा? तो कुछ होता होगा उस समय रेडियो टाइप से, फोन वगैरह, है ना। तो इस बार जो इस पे जो है सिंगापुर रेडियो से जो है राष्ट्रपिता कहे थे आपको, किसको? 1944 में महात्मा गांधी को। हमारे ख्याल से रेडियो स्टेशन में जाके कहते होंगे और यहाँ पे सुने होंगे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, पीएम आशा योजना की शुरुआत कब किया गया था? देखिए, पीएम आशा योजना क्या है? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा भाई किसान के संबंधित और महिलाओं से संबंधित जो भी प्रधानमंत्री की योजना है आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है। और जो आपका बीमा वगैरह हो रहा है, जैसे अटल पेंशन योजना, है ना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, तो इसमें जो है लाभार्थी का उम्र सीमा क्या है, मैक्सिमम रकम कितनी है, ये सब जरूर देख के जाना चाहिए एग्जाम देने के लिए भाई, है ना। तो पीएम आशा योजना जो है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री अन्नदाता, मतलब किसान के लिए यहाँ पे काफी अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, आय संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत आपका 2018 में हुआ था पीएम आशा योजना का। ठीक है, इस योजना में क्या कहा गया था? जो एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए बनाई गई एक स्कीम है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसकी जो है आपका गारंटी देने के लिए कि भाई ये होगा ही होगा, तो इसके लिए एमएसपी तैयार करने के लिए बनाई गई योजना है पीएम आशा योजना, जिसकी शुरुआत 2018
2018 में हुआ था। भारत में कृषि उत्पादन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कौन तय करता है? तो सीएससीपी तय करता है। सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, इसका फुल फॉर्म भी कई दफा पूछा गया है सीएससीपी का। ठीक है, सीएससीपी का यही आपका जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी अनाज के लिए लगाने का काम करता है। इसके अलावा वर्तमान में कृषि लागत और मूल्य आयोग कितने फसलों पर जो है आपका एमसीपी लगाता है? तो 22 फसल पे लगाता है। ठीक है, 22 फसल पे जो है सीएससीपी वर्तमान में जो है आपका एमसीपी लगाता है। इस संस्था की शुरुआत जो है कब हुआ था सीएससीपी का? तो 1965 में। अन्य नाम से हुए थे, बाद में जो आज आप नाम देख रहे हैं ये नाम पहले नहीं था। योजना आयोग ने भारत को कुल कितने कृषि जोन में बांटा है? 15 कृषि जोन में बांटा है। इसे भी किसी कोने में रखें। इसके अलावा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। ये खाद्यान्नों के ऊपर क्रांति है ना। और विश्व स्तर पे जो है विश्व स्तर पे जो हरित क्रांति का जनक है ये नॉर्मन बोरलॉग है। तो इन दोनों को भी किसी कोना में रखें। कृषि खनन इत्यादि जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है, खनन को काट दीजिएगा। कृषि जो है कृषि मत्स्य वन ये सब प्राथमिक सेक्टर में, खनन जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, असम में अप्रैल के महीना में मनाए जाने वाली बिहू को किस नाम से जाना जाता है? देखिए आप जानते हैं कि बिहू के 3 फॉर्मेट होते हैं, लेकिन इंजीनियर हो गए चालाक, तो आपसे पूछा जाता है कि फला महीना में मनाए जाने वाली बिहू को क्या कहा जाता है, या फिर फला महीना में कौन सा बिहू मनाया जाता है। ठीक है, तो जो असम में अप्रैल महीना में मनाया जाता है, खास करके ये नव वर्ष जब मनाया जाता है इंडिया के अन्य स्टेट्स में, तो उस समय असम में जो आपका मनाया जाता है बिहू उसे कहते हैं रंगोली बिहू। क्या कहते हैं? रंगोली बिहू। रंगोली बिहू कहा जाता है। ठीक है, चूंकि आप मार्च होली होता है, इसके बाद आपका जो है अप्रैल आता है, मार्च में लगभग होली हो जाती है, तो होली के पास वाला महीना में मनाया जाता है ये बिहू, तो याद रखने के लिए आपको अच्छा है रंगोली बिहू। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य बिहू है ये अक्टूबर महीना में मनाया जाता है, इसे कंगाली बिहू या काटी बिहू कहा जाता है। जनवरी महीना में जो बिहू मनाया जाता है ना, इसे भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, जनवरी महीना में हम मकर संक्रांति, उत्तरायण वगैरह भी मनाते हैं, है ना। उत्तरायण जो है आपका गुजरात वगैरह मनाता है, मकर संक्रांति वगैरह जो है बिहार, यूपी, महाराष्ट्र सब में मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो नववर्ष होता है इसे हम पोतांदू कहते हैं। ठीक है, अब असम आया था तो असम का कुछ और त्योहार हो जाएगा, जैसे आपका अम्बुबाची मेला असम में लगती है। असम के अंदर आपका जो है बिहू हो गया था। आप एक बिहू के साथ साथ एक आप असम के अंदर ये द्वीप है ना, माजुली द्वीप भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है, हल्के में न लेना है ना। माजुली द्वीप भी असम के अंदर है। बगुरम्बा त्योहार भी आप असम में रख लेंगे, बगुरुम्बा त्योहार। ठीक है, ये भी असम के अंदर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु में नववर्ष जो मनाया जाता है इसे पोतांदू कहा जाता है। नववर्ष में जो महाराष्ट्र में जो नववर्ष होता है इसे गुड़ी पाड़वा कहा जाता है। एक ऐसा बांस का पेड़ होता है, इसके ऊपर जो है कलश वगैरह को लटकाया जाता है। इसके अलावा हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार बता दिया था, बतुकम्मा को फूलों का त्योहार बता दिया था। इसके अलावा अगला आता है हमारा लाय हरोबा। लाय हरोबा जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा से अन्य जगह भी मनाया जा सकता है, लेकिन त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। ठीक है, संघाई महोत्सव, चेरेवा महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर। हाँ देखिए, जो लाय हरोबा है ये आपका मणिपुर के अलावा त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर मणिपुर ऑप्शन में नहीं है तो त्रिपुरा भी रहेगा, तो लाय हरोबा के लिए चलेगा। संघाई महोत्सव मणिपुर, चेरेवा महोत्सव मणिपुर, कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर। तो ये सभी जो है आपके मणिपुर में मनाए जाते हैं। ओडिसी तथा भरतनाट्यम के मशहूर नृत्यांगना सोनल मानसिंह को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये अपने आप में जो है काफी मायने रखता है इंडिया स्तर पे, क्योंकि ये देश के दूसरे और तीसरे जो है आपके सर्वोच्च मतलब पुरस्कार हैं। तो आपका सोनल मानसिंह जो आपका ओडिसी के साथ साथ जो है भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना थी। ठीक है ना, ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना थी कौन? सोनल मानसिंह। तो इनको पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 1992 में। ठीक है, कल मैंने आपका लक्ष्मी का बताया था, है ना, लक्ष्मी विश्वनाथन के बारे में इस प्रकार के प्रश्न। आज मैं सोनल मानसिंह के बारे में बता रहा हूँ, और उसके साथ कुछ और बताया था भरतनाट्यम का, है ना। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। 2003 में पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है, और 1992 में पद्म भूषण दिया गया है।
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे सोनल मानसिंह के अवार्ड से। आजकल एग्जामिनर का क्या पैतरा है, इनके अवार्ड से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कब मिला था। इसके अलावा भारत में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नृत्यांगना जो थी, ये टी बाला सरस्वती, जो भरतनाट्यम से संबंधित है। ये भारत में प्रथम ऐसी महिला हुई जो आपका पद्म विभूषण प्राप्त किए। किस चीज में? नाट्य मतलब कला के क्षेत्र में, खास करके नृत्यांगना में। और किस नृत्य के लिए? भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु का नृत्य है। इसे सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, जिसमें भगवान शंकर की पूजा की जाती है ना, आराधना की जाती है। तथा यह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। देखिए, भरतनाट्यम के बारे में आपको कितना याद रखना है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। किस देवी देवता का जो है आराधना की जाती है या फिर नृत्य को मतलब दर्शाया जाता है? तो भगवान शंकर को, है ना। किससे प्रेरित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हो गए? भरत मुनि हो गए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको सतरिया के बारे में याद रखना है। शंकर देव संचालन करता है। सतरिया असम से संबंधित है, वैष्णव धर्म से मतलब वैष्णव मत से प्रेरित है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है ना। कुछ ऐसे नृत्य है जो आपको ध्यान रखना चाहिए इस फॉर्म में। अगस्त 2022 में किस भारतीय नेता और वरिष्ठ लेखक को उनके भाषण और व्यक्तित्व के लिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? VVI कर लीजिएगा। द लीजन ऑफ ऑनर जो दिया गया, ये शशि थरूर को दिया गया। मैं आपको बार बार बताता हूँ, शशि थरूर को बहुत पसंद करते हैं, है ना। तो ये फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, द लीजन ऑफ ऑनर, ये आपका शशि थरूर को सम्मानित किया गया था 2022 ईस्वी के अंदर। लेकिन इस प्रकार के पुरस्कार 2023 में भी बढ़ चुके हैं, अप्रैल महीने में। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा जो है डेट देता है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको 22 वाला ज्यादा पूछेगा कि भाई फ्रांस की जो द लीजन ऑफ ऑनर है, इससे 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को आंसर करके आना है। ठीक है, इसके अलावा जो अभी अभी हाल में ये मिला है अप्रैल 2023 में, द लीजन ऑफ ऑनर, जो फ्रांस सरकार की सर्वोच्च सम्मान है, ये आपका किरण नाडार को मिला है। तो 2023 के लिए पूछेगा तो किरण नाडार, और 2022 के लिए पूछेगा तो शशि थरूर। तो ये दोनों में अगर आप क्वेश्चन में अंतर विभेद नहीं जानते हैं तो गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इस पुरस्कार की शुरुआत है, द लीजन ऑफ ऑनर, इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा द्वीप का संबंध जो है आपका नेपोलियन से है, तो आपको बताना है वाटरलू द्वीप का। कौन सा? वाटरलू आइलैंड जो है, इसका संबंध आपका नेपोलियन बोनापार्ट से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? तो भारत का नेपोलियन जो है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त को। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके अलावा वर्तमान में भारत के अंदर फ्रांस का राजदूत कौन है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस पुरस्कार की वितरण जो है ये आपका जो फ्रांसीसी राजदूत है यही किए हैं। तो इमैनुएल, नाम से स्पष्ट है, इमैनुएल लेनन, ये आपका फ्रांस के भारत में राजदूत है। ठीक है, एक साउथ की अभिनेत्री का नाम भी कुछ इमैनुएल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार से, है ना। तो इमैनुएल जो है ये फ्रांस के भारत में जो राजदूत है उनका नाम है। एक दो पुस्तक है जो आपका शशि थरूर का जरूर याद रखना चाहिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, है ना, अंधेरा का एक युग। इसके अलावा अंबेडकर ए लाइफ, इस पुस्तक के लेखक भी आपका कौन है? शशि थरूर है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा किस विदेशी धरती पर ध्वज फहराए? देखिए, ये जो है 1907 में ये आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट, यहाँ पे जो है आपका झंडा फहराने का काम किए थे आपका कौन? मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी या माता कहा जाता है। इसके अलावा इस फॉर्म में कुछ और क्वेश्चन, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर के अंदर हुआ था। जो बात बता रहा हूँ सभी जहर हैं भाई, ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर 1944 में सिंगापुर रेडियो से कहा था। अगला जो प्रश्न है कि अग्नाशय से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करती है?
देखिए भोजन में भी कई प्रकार की चीज आप लेते हैं, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सब पर पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम जो है मदद करती है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन पे काम करती है या मदद करती है। ऑप्शन में है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा टॉप पे रखें, है ना, कि किस समूह में कौन सा प्राणी आता है, कौन सा एंजाइम किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचती है, भोजन की पाचन कहाँ से शुरू होती है ना, HCl कहाँ से निकलती है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन का राइट आंसर एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज जो है ये आपका कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया करता है, यानी इसे पचाने में मदद करती है। इसके अलावा जो एक स्टार्च होता है, स्टार्च को पाचन के लिए आपका टाइलिन नामक एंजाइम काम करता है, जो आपका कहाँ पे होता है, लार में होता है। मानव के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च या मांड के पाचन पे जो है काम स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन का पाचन जो है मुख से स्टार्ट हो जाता है, यानी मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लार में रहता है टाइलिन, जो स्टार्च को जो है मतलब पचाने पे मदद करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर एमाइलेज हो गया, जो कार्बोहाइड्रेट के पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के पचाने में मदद करता है, और साथ ही साथ पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। एक रेनिन भी होता है जो दूध से मिलता है, केसिन वगैरह, उसे पचाने का काम करता है रेनिन। तो ये तीनों को एक साथ रखें, रेनिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों किसी न किसी रूप में प्रोटीन को पचाने में काम करता है। इसके अलावा जो लाइपेज है ये आपका वसा को पचाने पर काम करता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है आपका वसा से मिलेगा। दूसरा सर्वाधिक ऊर्जा जो है आपका हाइड्रोकार्बन से मिलता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से मिलता है। ये ग्लूकोज वगैरह जो है ये क्या है, ये शर्करा वगैरह जो है ये क्या है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा वसा तो आप जानते ही है, फैट। यहाँ से लगभग आपको 1 ग्राम में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम में 4.3 कैलोरी के समथिंग ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, वसा से। देखिए ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत ही दो ही चीज है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको कोई कहे कि जल से ऊर्जा प्राप्त होती है तो कहिएगा नहीं, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो कहिएगा नहीं। तो भाई ये क्यों जरूरी है फिर जल पीना और विटामिन लेना, तो इसलिए जरूरी है कि जो इन सभी को जो पचाने और जो हम यहाँ का जो अर्क मिलेगा हमें, मतलब देहाती भाषा में अर्क बता दिया, जो स्वांगीकरण वगैरह होंगे, इन भोजन के जो भी तत्व हम भोजन में लेते हैं उसका जो रस निचोड़ हमारे ब्लड में मिलेगा, तो इन सभी प्रोसेस के लिए सब जरूरी है, विटामिन वगैरह, जल वगैरह, यानी कहे तो उपापचयन प्रक्रम के लिए जरूरी है, इसीलिए हमें लेना पड़ता है ना। इसके अलावा जो अगला है हमारा कि अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होती है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, HCl का। ठीक है, HCl जो है भोजन में आए जो बैक्टीरिया वगैरह है इसे भी मारने का काम करता है और भोजन को जो है अम्लीय बना देता है। ठीक है, भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। क्यों स्टार्ट हो जाता है, बताया था, टैलिन नामक एंजाइम होता है लार में जो स्टार्च पे पाचन स्टार्ट कर देता है। भोजन का अवशोषण या पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे भी ध्यान रखें। अगला जो हमारा प्रश्न है कुछ इस क्रम में है कि संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये आपका GST से संबंधित है। आजकल संविधान संशोधन से काफी प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन गिने चुने संशोधन आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ दे रहा है 1973वां संशोधन क्या है ना, जो पूछे जा रहे हैं वही पूछा जा रहा है। 1973वां तो हुआ ही नहीं, ऐसे ही बोल दिया हूं भाई, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है आपका GST का फुल फॉर्म। भारत में GST की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुआ था। GST सर्वप्रथम भारतीय राज्य असम में लगा था भारत के अंदर। इसके अलावा GST अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मैक्सिमम लिमिट इंडिया में 28% रखा गया है। GST से संबंधित आर्टिकल 279A है, इनकी अध्यक्षता जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अब आते हैं कुछ और संविधान संशोधन, जैसे 102वां संविधान संशोधन OBC से संबंधित है, 103वां EWS से संबंधित है, 104वां एंग्लो इंडियन से संबंधित है, एक आता है आपका 52वां दल बदल से संबंधित है, एक आपका आता है 61वां मतदान की उम्र से संबंधित है, एक आपका आता है 86वां शिक्षा से संबंधित है ना। तो ये कुछ संविधान संशोधन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जो संविधान संशोधन होता है ये कौन से आर्टिकल में, 368 आर्टिकल में। कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो दोस्तों ये थे आज के जो है वीडियो हमारे द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों जिनका भी 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है ना, हो सके तो जो क्वेश्चन याद रहे हमें भेजें। आप टेलीग्राम के माध्यम से हमें भेज सकते हैं,
या फिर डायरेक्ट मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा, वहाँ पे भी भेज सकते हैं। और जिनको 2 मई के बाद में एग्जाम देना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ये प्रैक्टिस सेट का तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं। जो एनालिसिस करवाऊंगा उसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा वहीं से आपका जो है 50 से अधिक % की जो है मामला साफ हो जाती है जीके जीएस के अंदर, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट छपते ही छपते हैं, जैसा कि हर एग्जाम में अभी तक छपा है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद।